हेलो एवरीवन, मैं निरंजन देव ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। और जैसा कि सभी विद्यार्थियों का एक बहुत लंबे अरसे से इंतजार था कि क्या इस बार एमपीपीएससी सेट का एग्जाम आयोजित करवाएगा, तो जी हाँ विद्यार्थियों, नोटिफिकेशन आ चुका है कि अब एमपी सेट का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता परीक्षा को पास करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए इस पूरे के पूरे एग्जाम के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में आने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको अपना एक थंबनेल बता देता हूं। हिस्ट्री विषय को लेकर मैं आ रहा हूं, तो हिस्ट्री विषय को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं सेट एग्जाम की पूरी रणनीति पे। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अपने आज के सेशन पे। ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स है विद्यार्थियों हिस्ट्री विषय का, जिसमें हमारा नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर ये तीनों एग्जाम्स के लिए आपके लिए काम करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है विद्यार्थियों, ये लाइव सेशन रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर नोट्स और टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट और स्टडी मटेरियल आपको यहीं से दिया जाएगा, तो निसंदेह होकर आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे पास हैं और भी विषयों की, तो निसंदेह आप लोग जो है आसानी से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है, डाउट सेशन भी रखे गए हैं। जिन विद्यार्थियों को पढ़ते समय कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो उनके लिए अलग से डाउट सेशन भी रखे जाएंगे। तो डाउट सेशन हमने स्टार्ट करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, वैलिडिटी इसकी 12 मंथ की रहेगी। तो ऑल एग्जाम प्लेस पे ये पूरा का पूरा हमारा जो है कोर्स उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट बात यह कि कोर्स की कीमत क्या रहेगी, कितने फीस में आप इसको परचेज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इसकी एक्चुअल फीस 7,999 है, लेकिन हम अभी इसको लॉन्च कर रहे हैं इस कोर्स को, तो इसकी बहुत ही कम फीस रखी है और इस कोर्स की फीस है मात्र और मात्र 4,999। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये कारवा हमारा स्टार्ट हो जाएगा एक नए सिरे से। चलिए मैं बात कर लेता हूं, पेपर 1 का भी हमारे पास में पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स तैयार है। तो जो भी विद्यार्थी पहला पेपर पढ़ना चाहते हैं तो पहला पेपर भी वह यहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसकी भी जो रेट है वो बहुत कम रखी गई है। एक्चुअल फीस है 2,499, लेकिन आप लोगों को पे करना है मात्र 1,499। ठीक है, रोहित खेरा सर के द्वारा ये पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा आप बच्चों को। चलिए अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि एमपीपीएससी के द्वारा हाल ही में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। कई विद्यार्थी बहुत टाइम से असमंजस की स्थिति में थे। इवन मैं भी एमपीपीएससी की तैयारी काफी लंबे समय से करवा रहा हूं बच्चों को। तो कई दिन बच्चे पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन क्या इस बार एमपी सेट का आएगा या नहीं आएगा, क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर फिर से बन सकते हैं क्या। तो बिल्कुल बच्चों, उनके लिए एक अच्छा अवसर लेकर आए हैं यहाँ पर। तो देखिएगा ध्यान से, इस नोटिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें टोटल 31 टोटल सब्जेक्ट है, 31 विषयों को लेकर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, एक पात्रता परीक्षा है, ध्यान रखना, जिसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को देने के लिए। तो पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आपको जो है यहां पर देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर केमिस्ट्री विषय है, वाणिज्य विषय है ना, इसके अलावा यहाँ पर संगणक विज्ञान है, यहाँ पे अपराध शास्त्र है ना। लेकिन मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, मेरा सब्जेक्ट रहेगा इतिहास विषय। ठीक है, तो इतिहास विषय को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इस सेट परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो ये कुल विषय आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने किस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन को किया है, और उसी विषय में आप जो एलिजिबल रहेंगे सेट एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थी, इस परीक्षा की हमारी एक योजना होती है, कोई भी एग्जाम जो इसकी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन उससे पहले हमें नॉर्म्स एंड कंडीशंस पता होना चाहिए कि उस एग्जाम के अंतर्गत हमारे सामने क्या क्या कंडीशंस लगी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये परीक्षा जो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन का दौर के समय पे भी ये परीक्षा हमारी कैसी आयोजित हो रही है, ऑफलाइन आयोजित हो रही है। तो ऑफलाइन परीक्षा होगी पहली बात। तो दूसरी बात विद्यार्थियों, इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। कितने होंगे? 2 प्रश्न पत्र। तो 2 पेपर आपको देने होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र जो है यहां पर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब होगा कि 4 ऑप्शन रहेंगे एक क्वेश्चन के, जिनमें से आपको एक टिक करना है, सही या गलत, जो भी आप करते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ तो होंगे ही, बहुविकल्पी होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें कई प्रकार की जोड़ी वगैरह भी आ सकती है, सत्य असत्य कथन भी आ सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के फंक्शनल क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्रों के मध्य में कोई अंतराल नहीं रहेगा। ठीक है,
आपको रेगुलर पेपर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है क्वेश्चंस कितने आएंगे पहले पेपर में और दूसरे पेपर में। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, पहले पेपर में जो प्रश्न हमारे उनकी संख्या रहेगी कितनी, 50। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो टोटल अंक आपको मिलेंगे 100 अंकों का। ये हमारा पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका जो टोटल एग्रीगेट रहेगा नंबरों का वो रहेगा 200। कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहेंगे और एग्रीगेट नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे 300। आपके पास टाइम पीरियड रहेगा पेपर का वो रहेगा 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है विद्यार्थियों? तो बस यहां पर ये एक पूरी की पूरी योजना इस परीक्षा की अच्छे से समझ में आ गई होगी। कई विद्यार्थी पहले भी दे चुके हैं तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। जो विद्यार्थी पहली बार अपीयर हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ठीक से इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं आपको आज सिलेबस डिस्कशन कराने वाला हूं इतिहास विषय का। ठीक है, तो इतिहास विषय के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों इतिहास विषय के बारे में यहां पर सिलेबस पर डिस्कशन नो डाउट हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इस इतिहास विषय के बारे में। तो इतिहास विषय में कुल यूनिट 10 है। कितनी है बेटा? यूनिट 10। तो 10 यूनिट हमारी जो है यहां पे दी गई है और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी बेटा? प्रश्नों की संख्या होगी 100 प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछे जाएंगे इतिहास विषय के। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का जो है आप ध्यान रखना 2 नंबर होने वाले हैं। तो यहां पर 200 अंक आपको यहां से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतिहास विषय में 10 यूनिट हमारी रखी गई हैं। 10 यूनिट में से अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर हमारे जो है इस पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको पता है इतिहास विषय को अपन कालक्रम के आधार पर प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे बात करते हैं विद्यार्थियों मध्यकालीन मेडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा जो है वो है हमारा मॉडर्न या आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो कुल मिलाकर हमारे इतिहास के सेगमेंट में तीनों को ही यहाँ पे शामिल किया गया है। एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको जरूर याद रखना है, वो है हमारा कौन सा? इतिहास लेखन, इतिहास शोध और इतिहास लेखन। एक नया ये टॉपिक है जो कई विद्यार्थी जो है इससे अवगत नहीं होंगे, तो इसको भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है। अब मैं आपको आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसको बहुत विधिवत तरीके से इस पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी समझते चलिएगा क्या क्या सिलेबस में दिया गया है और कैसे हमें उसको पढ़ना होगा। उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक अलग स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा जिसमें आपको पूरे तरीके से बताऊंगा कि क्या सोर्स रखने हैं, कैसे चीजों को पढ़ना है। टाइम हमारे पास लिमिटेड है तो विद इन टाइम में हम पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो है सिलेबस आपके सामने, लेकिन मैंने यहाँ पे कोर्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारा ये कोर्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी विद्यार्थी पहली बार में इस सेट एग्जाम को, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, पहली बार में ही एक अच्छे पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों मेरे साथ जुड़ जाइएगा इस कोर्स के साथ, जिसकी कीमत बहुत ही कम रखी हुई है हमने, मात्र 4,999 फीस रखी हुई है। एक्चुअल फीस जो है यही रहेगी आगे चलकर, लेकिन जो पहले विद्यार्थी होंगे वो इस कोर्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं इस सिलेबस के बारे में। पूरा डिटेल में सिलेबस पे अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है यहां पर इस सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं। देखो हमारे इतिहास का जो पहला एक सेगमेंट दिया गया वो दिया गया बेटा संकल्पनाओं का। किसका दिया गया है? संकल्पनाओं का। संकल्पनाएं क्या होती हैं? संकल्पनाओं का मतलब होता है बेसिकली छोटी छोटी टर्म्स रहती हैं, इतिहास संबंधी कुछ अवधारणाएं रहती हैं, है ना, जिनके बारे में आपको 2-2, 3-3 बातें पता होना चाहिए, है ना, कि वो चीज क्या है, कहां से उसका उद्गम हुआ है ना, उसकी उपयोगिता क्या रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये छोटी छोटी संकल्पनाएं हमारे सिलेबस में दी गई हैं। जैसे भारतवर्ष है ना तो भारतवर्ष की जानकारी कहां से मिलती है, भारतवर्ष का उल्लेख कौन से अभिलेख में किया गया है, किस साहित्य से जानकारी मिलती है, भारतवर्ष का नाम जो है क्यों किया गया, भारत के और क्या क्या नाम हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें भारतवर्ष के बारे में हमें पता होना चाहिए।
एमपीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हो गया? तो बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है इन संकल्पनाओं के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे सारी संकल्पनाएं, जैसे सभा समिति, वैदिक काल में आपको कुछ समय जो है यहाँ पे संस्थाएं बनाई गई थी, सभा समिति, है ना, ये राजा की शक्तियों पे अंकुश लगाती थी। ठीक है, तो सभा समितियों के बारे में जानेंगे, इनका उल्लेख कितनी बार किया गया है, ऐसे प्रश्न आते हैं। सभा समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इनके बारे में अपन एक सतही जानकारी हमें पता होनी चाहिए। डिटेल बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे पुरुषार्थ हो गया, है ना, पुरुषार्थ के बारे में जानना चाहिए। ऋण क्या होते हैं, संस्कार क्या होते हैं, यज्ञ क्या होती है ना। वैदिक काल में यज्ञों का बड़ा विशेष योगदान था, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे। क्लियर हो गया? तो उन यज्ञों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ किस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, किस यज्ञ में जो है घोड़े को छोड़कर जो है अपनी सीमाओं को विस्तार किया जाता था, ऐसे प्रश्न आते हैं। यज्ञों का महत्व क्या था, है ना, यज्ञों के कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, है ना, ऋग्वेद काल में क्या कहते थे, है ना, उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे, ऐसे बहुत सारी टर्म्स पूछे जाते हैं, तो हमें तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, जनपद क्या होते हैं, गणराज्य क्या होते हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ आप लोगों ने, जिसमें मगध एक बहुत बड़ा जनपद हुआ करता था। तो महाजनपदों के बारे में पढ़ना होगा आपको। कर्म का सिद्धांत क्या है ना, स्तूप क्या होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट जो है हमें अध्ययन करना है इन संकल्पनाओं का, शब्दावलियों का। ठीक है, देखो, और मैं एक एक शब्दावलियों को आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक पूरे लेक्चर में हम इन सारी शब्दावलियों को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें से प्राचीन काल की भी है, मध्यकाल की भी है, आदिकाल काल की। तीनों ही काल में इन शब्दावलियों को डिवाइड किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ये लास्ट में आपको दी आधुनिक काल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मैं बात करता हूं यूनिट फर्स्ट के बारे में। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करूंगा आपसे अब। तो देखो, यूनिट फर्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर प्राचीन काल, जो हमारा प्राचीन भारत है, जो हमारा प्राचीन भारत है, उसके बारे में यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले ये यूनिट 1 का जो टाइटल है वो है प्राचीन भारत के स्रोतों का। देखो, इतिहास में जब भी कोई बात आती है तो सबसे पहले हमें सोर्स पता होनी चाहिए ना। तो यहां पर सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यूनिट 1 में हमें सोर्स पढ़ने हैं, इतिहास के सोर्स, है ना। इतिहास के सोर्स में पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या हुआ, सिक्के होते हैं, है ना, कई ताम्रपत्र होते हैं, कई अभिलेख होते हैं, तो ये पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत जो सबसे प्राचीन होते हैं, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर मुद्रा शास्त्र, कई प्रकार की मुद्राएं हैं, अलग अलग प्रकार की, है ना, तो इन मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा बेटा यहां पर हमें जो है बहुत सारे जो है आप देख सकते हैं विदेशी विवरण में कई प्रकार के जो यात्री आते, विद्वान आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा फाहियान के बारे में, हैंसोंग के बारे में, है ना। तो ये सारे क्या थे, कई प्रकार के चीनी यात्री थे, वो अलग अलग काल में आए। आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, मेगस्थनीज के बारे में, आपने पढ़ा होगा डाइमेकस के बारे में। तो बहुत सारे यात्रियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा विद्यार्थियों यहां पर हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक और जो सेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में। यहां पर देखो कई सभ्यताएं आई थी। स्रोतों के बाद में हमारा सबसे पहले पाषाण काल आता है। कौन सा, पाषाण काल। तो मानव के उद्भव से लेकर मानव की विकास यात्रा स्टार्ट होती है पाषाण काल से। पाषाण काल को भी अपन कई अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके बीच में एक ताम्रपाषाण काल भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, ताम्रपाषाण काल। तो ये टाइटल जो है हमारे यूनिट 1 में पढ़ने होंगे हमें। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा वैदिक सभ्यता है, जो आर्यों के द्वारा निर्मित की गई थी, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, इसके अलावा पढ़ेंगे अपन जो है यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन। तो वैदिक काल को ही दो भागों में डिवाइड करते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ये पूरा इसमें दिया गया है। देखो वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन, है ना, वहां की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी,
इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी यही बात पढ़ेंगे। तो किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ना है या किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है तो वहां का सोशल, इकोनॉमिकल, है ना, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पॉलिटिकल, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में अध्ययन करना होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अध्ययन करना होगा। इसके बाद आप देखो तो महाजनपद काल आ जाता है। महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे मध्य प्रदेश में जनपद काल पढ़ते होंगे आप लोग, तो इसमें आपका अवंती का नाम आता है, बड़ा फेमस, है ना। इसके अलावा चेदी का नाम आता है ना। ऐसी पूरे हमारे भारत के अंदर 16 महाजनपद हुआ करते थे। इनकी जानकारी कहां से मिलती है? अगुंतर निकाय से मिलती है ना। महाजनपद कालों का विकास कैसे हुआ, है ना। तो ये पूरा का पूरा अध्ययन करना होगा हमें। गणतंत्र राज्य, कौन कौन से गणतंत्र राज्य थे, ठीक है, ये पूरा डिटेलिंग में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा धर्मों की बात करेंगे। आपको पता है ब्राह्मण धर्म के साथ साथ जो है उनमें जब बहुत सारी विकृतियां आ गई थी तो कुछ नए धर्मों का उदय हुआ। इन्हीं धर्मों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन करना होगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को पढ़ना होगा और जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी को पढ़ना होगा, ठीक है। इनकी देन क्या थी भारतीय समाज को, जैन और बौद्ध धर्म ने क्या अपनी भूमिका निभाई, पूरा का पूरा हमें अध्ययन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये पूरा सेगमेंट हमें पढ़ना होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये पूरा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट 1 का एक सेगमेंट। चलिए यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 की बात अपन कर लेते हैं। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है वो भी आप देखिएगा ध्यान से। यूनिट 2 की मैं बात कर लेता हूं। ये मैंने यहां पे आपके सामने यूनिट 2 को ओपन किया है। यूनिट 2 में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पर जो है विभिन्न बड़े बड़े साम्राज्यों की बात की जाएगी। जैसे आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य हमारा जो उद्भव होता है, और इस साम्राज्य का नाम है क्या बेटा? मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ? मगध साम्राज्य के उद्भव के साथ साथ विदेशी आक्रमण, सिकंदर के आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, यूनानी आक्रमण, इनके क्या प्रभाव थे, और साथ ही साथ यूनानियों के बाद एक नए साम्राज्य का विकास हुआ जिसका नाम था मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य की जब बात आएगी तो आएगी चंद्रगुप्त मौर्य की बात, और जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आएगी तो आएगी कौटिल्य की बात। कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो विद्यार्थियों ये बहुत अच्छा सेगमेंट रहेगा हमारा प्राचीन भारत का। इसमें हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि मौर्य काल की जब बात आती है तो अशोक का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसा महान शासक जिसने धर्म की पताका को पूरे विश्व में लहरा दिया, और आज भी उन अशोक को एक महान अशोक के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने एक छोटे से मठों में रहने वाले धर्म को उसने विश्व व्यापी धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसे धर्म की स्थापना का श्रेय जो है महात्मा बुद्ध को निसंदेह जाता है, लेकिन इस धर्म की पताका को लहराने का श्रेय जो है अशोक को जाता है। तो अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, अशोक की धम्म विजय के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के द्वारा किए गए अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों यहां से भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे, ठीक है। मौर्य कला के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य कला में स्तूप वगैरह अपन पढ़ेंगे, है ना। अशोक के द्वारा कई प्रकार के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, भाषा लिपि के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के द्वारा कई प्रकार संगीतियों का आयोजन कराया गया, ज्योति बौद्ध संगीति की बात करते हैं, है ना। तो ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे यहां पर ये हमारा जो है अगला सेगमेंट देखो गुप्तों का आ जाता है। अगर मौर्य काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में आप देखो सिंपल सी बात है, कई प्रकार के आक्रमण होते हैं, है ना। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पर हमारे कुछ और वंश भी आ जाते हैं। उन वंशों में आप देखोगे तो सबसे पहले सातवाहन वंश आ जाएगा, है ना। इसी में आपका जो है कुषाण वंश आ जाएगा। तो ये वंश भी आपको देखने को मिलेंगे। इन वंशों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन वंशों को आप डिटेल में पढ़िएगा। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर विद्यार्थियों? यहाँ पर गुप्त काल, फिर इंपॉर्टेंट काल आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो गुप्त और वाकाटक युग रहेगा, पूरा का पूरा गुप्त और वाकाटक युग, और गुप्त के बाद आएगा हमारा हर्षवर्धन का काल, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटेल में हमें इस यूनिट में पूरी तरह से एक तो देखो मगध पढ़ना है, मगध का उत्कर्ष पढ़ना है, मौर्य वंश पढ़ना है, मौर्योत्तर काल में महत्वपूर्ण हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, शक, पहलव, कुषाण के अलावा हमें शुंग वंश पढ़ना है, सातवाहन वंश पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हमें पढ़ना है क्या बच्चों? गुप्त और वाकाटक, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए अगली यूनिट हमारी जो आती है, अगली यूनिट हमारी जो आती है वो आती है हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 की अगर मैं बात कर लूं आपसे, यूनिट 3 की मैं बात कर लूं आपसे तो विद्यार्थियों
यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना होगा, यूनिट 3 में यहाँ पे दक्षिण वंश जो था, दक्षिणी क्षेत्र जो है भारत का, वहां पे कुछ वंशों का उदय हुआ है, उन वंशों को हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। तो दक्षिण भारत के राजवंश जो है इस सेगमेंट में पढ़ने होंगे, जिनमें गंग वंश है, कदम्ब वंश है, चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट वंश है ना, इसके अलावा होयसाल है और यादव वंश है। ठीक है, इसके अलावा बड़े बड़े साम्राज्य होते जैसे पल्लव है, शेर है, चोल है, पांडव है ना, ये सारे वंश हमें पढ़ने हैं। तो चो, चेपा, चोर, चेल और पांडे, इनके क्वेश्चन बनते हैं कि चोल का सिंबल क्या था, चोल की स्थापना किसने करी, चेर वंश की स्थापना किसने करी, पांड्य वंश की स्थापना किसने करी, इनके महान प्रतापी शासक कौन थे, है ना, इनकी कला क्या थी, इनकी शैली कौन कौन सी थी, मंदिर की स्थापत्य शैली पूछी जाती है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सेगमेंट में इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है। पश्चिम भारत में भी कुछ वंश थे, उनके बारे में पढ़ना है। उत्तर भारत में भी कुछ वंश थे, गुर्जर प्रतिहार है, कलचुरी है, चेदी है, या मध्य प्रदेश में ही पढ़ते हैं आप लोग, है ना। और इनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी हमें डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये यूनिट 3 हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट में चलेंगे, यूनिट हमारी जो है 4। देखो, यूनिट 3 में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यूनिट 3 में थोड़ा सा अरबों के आक्रमण के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है, क्योंकि जब मध्यकाल आता है तो कुछ आक्रमण होंगे भारत पे, तो आक्रमण में यहाँ पर आपको अरबों के आक्रमणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन फाइनली हम जब यूनिट 4 में प्रवेश करेंगे तो ये मध्यकालीन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। यहाँ पर सबसे पहले स्रोत पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, क्या क्या स्रोत हैं, है ना। इसमें बहुत बड़े बड़े क्या है लेखक हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को हमें पढ़ना हुआ। अलबरूनी का आपने नाम सुना होगा, अलबरूनी बहुत फेमस था, तो मध्यकाल के स्रोतों अलबरूनी का नाम आता है। ठीक है, उनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम बेटा, किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। कौन से, तहकीक हिंद के नाम से। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा। अब वंश जो है, वंश बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, जो गुलाम वंश था दिल्ली सल्तनत का, जिसे अपन गुलाम वंश कहते हैं, उसमें गौरी का नाम आता है, तुर्क में आपका खिलजी का आता है, तुगलक का आता है, सैयद का आता है, लोदी का आता है। तो यहां पर हमें इन वंशों के बारे में पढ़ना होगा। इन्हें स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आता है कि स्लेव डायनेस्टी में एक महान शासक जिसे संस्थापक के रूप में जानते हैं, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम पता होना चाहिए। फिर इसमें एक और महान शासक जिसका नाम है इल्तुतमिश, जिसे रियल सुल्तान ऑफ दिल्ली कहते हैं, है ना, जो वास्तविक सुल्तान था दिल्ली का, जिसका नाम है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, है ना, तो रजिया के बारे में पढ़ेंगे। और फिर धीरे धीरे ये डायनेस्टी जब बढ़ेंगी तो एक और शासक आया जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी, जिसे द्वितीय सिकंदर का सपना देखता था, जिसने दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत को पहुंचा दिया। और उसी के समय एक व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे, मलिक काफूर का, मलिक काफूर। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंटरेस्टिंग है इतिहास। इतिहास एक कहानी की तरह है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। हर प्रकार का क्लाइमेक्स मिलेगा, है ना, सेंटिमेंट्स भी होंगे, इमोशंस भी होंगे, हर चीज होगी इतिहास में। तो इतिहास विषय तो जीवंत विषय है ना। आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि हाँ, इतिहास विषय कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे विषय को अपन इसी प्रकार से पढ़ते चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक क्लियर है। फिर इसी में हमारा मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य भी पढ़ेंगे इसी में, और इसी में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। तो इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, नो डाउट। इसमें आपको दिल्ली सल्तनत तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आपको क्या पढ़ना है बेटा, मुगल पढ़ना है, मुगलीय सल्तनत पढ़नी है। और मुगलीय सल्तनत पढ़ोगे तो आपको बाबर से लेकर औरंगजेब तक पढ़ना होगा। और उसके बाद उत्तर मुगलकालीन सम्राटों में फिर बहुत सारे सम्राट आते हैं छोटे छोटे, ध्यान रखना। इसके अलावा विजयनगर एक बड़ा महान शासक था, एक महान साम्राज्य विजयनगर। और विजयनगर के साथ ही आप पढ़ेंगे बहमनी। इनकी आपस में क्या चलती थी, दुश्मनी चलती थी, शत्रुता थी विजयनगरी बहमनी की, है ना। आप एक युद्ध पढ़ेंगे, तालीकोटा का युद्ध, और इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए फिर अपन आते हैं अगले सेगमेंट में, यूनिट हमारी 5। अच्छा, यूनिट 4 में एक और सेगमेंट छोटा सा है जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका नाम है मराठों का उत्थान और शिवाजी की स्वराज की स्थापना। जी हाँ, इसी मध्यकाल के लास्ट में आप देखोगे तो मराठों का उत्थान होता है। मराठों के उत्कर्ष का कारण पढ़ेंगे,
शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी को उत्थान कैसे हुआ, शिवाजी की जो अष्ट प्रधान व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, सारी बातों को यहाँ पे डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, मराठों का जो है मुगलों मराठों के बीच में संबंध भी पढ़ेंगे, क्या क्या संबंध थे। इकाई 4 के बाद इकाई 5 की बात आती है। यहाँ पर देखो इकाई 5 में पूरा प्रशासनिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के बारे में बात की है। देखो टाइटल दिख रहा है, प्रशासन अर्थव्यवस्था। किसका प्रशासन? दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। किसका प्रशासन? मुगल साम्राज्य का प्रशासन और विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, इसके अलावा हम जो है यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था में उद्योग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्यापार वाणिज्य गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा यूनिट 5 जो है आपकी मध्यकाल की पूरी तरह से प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था पे निर्भर करने वाली है। ठीक है, तो डिटेल में इस यूनिट को भी पढ़ जाएंगे। यूनिट 6 में क्या पढ़ना है बेटा? यूनिट 6 में देखो सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि सामाजिक स्थिति क्या रही थी। तो यहाँ पे सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, स्त्रियों की दशा क्या थी, शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, खाना पीने की व्यवस्था क्या थी। ये सारी व्यवस्था यहाँ पे हमें सामाजिक रूप से पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बच्चों आएगा सूफी सिलसिला। तो यहाँ पर अपन अब जो है मध्यकाल के लास्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमारा सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, सूफीज्म के बारे में पढ़ेंगे और इनके नाम बड़े बड़े पढ़ेंगे। एक नाम आपने पढ़ा होगा निजामुद्दीन औलिया का, जी हाँ, बाबा फरीद का। तो ऐसे महान सूफी संत जो है ना, शेख सलीम चिश्ती का नाम पढ़ेंगे आप लोग। तो यहां पर अपन इन सारे सूफी संतों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में शैव है, वैष्णव है ना, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और भक्ति आंदोलन का उत्कर्ष क्यों हुआ, भक्ति आंदोलन के कौन कौन से महान संत थे, जब अपन पढ़ेंगे गुरु नानक को, पढ़ेंगे तुलसीदास को, पढ़ेंगे सूरदास को, है ना, ऐसे महान संत, निम्बरकाचार्य, है ना, रामानंद, बड़े बड़े महान हमारे ये भक्ति काल के संत हैं। ठीक है, फिर सिख आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में ये पूरी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, यहां से कंप्लीट हो जाएगी बेटा। ठीक है, यूनिट 5 में ये पूरा कंप्लीट होने के बाद यूनिट 6 की तरफ चलेंगे। यूनिट 6 जो है हमारी ये कंप्लीट हो गई। यूनिट 7 अब देखो यूनिट 7 को देखो। यूनिट 7 में क्या हमें पढ़ना होगा विद्यार्थियों? तो यूनिट 7 की अगर मैं आपसे बात करूं विद्यार्थियों, तो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत में हम पढ़ेंगे यहाँ पर अभिलेखी सामग्री, जीवन चरित्र, संस्मरण, है ना, और कई प्रकार के मौखिक साहित्य और चित्रकारी स्मारक सिक्के। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया हमारा यूनिट 7 से स्टार्ट हो जाएगा। आधुनिक भारत हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आधुनिक भारत यूनिट 7। और विद्यार्थियों इस यूनिट 7 में आपको ब्रिटिश सत्ता का उत्थान 16वीं से 18वीं शताब्दी में कैसे यूरोपीय व्यापारी बनकर भारत में आए और धीरे धीरे यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित करके उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमारा 1857 का रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, 1857 का रिवॉल्यूशन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें कंपनी के अंतर्गत कई प्रकार की जो है सेवाएं, पुलिस सेवाएं, है ना, सिविल सर्विसेज, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये यूनिट पूरी तरह से यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर हमें क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी रहेंगी बेटा? बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब, ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बस यूनिट 8 की बात कर लेते हैं। यूनिट 8 में उपनिवेश अर्थव्यवस्था को डिटेल में पढ़ना होगा। यूनिट 8 में हमारी उपनिवेश अर्थव्यवस्था रहेगी। उपनिवेश अर्थव्यवस्था मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था थी, कृषि की व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त है ना, जमींदारी व्यवस्था है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं पर अपन पढ़ेंगे उद्योगों का पतन कैसे हुआ, भारतीय उद्योगों का पतन कैसे हुआ, है ना, ब्रिटिश औद्योगिक नीति कैसे स्थापित हुई, है ना, ब्रिटिश के द्वारा मौद्रिक नीति, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, परिवहन, संचार, ये सारी व्यवस्थाओं को अपन पढ़ेंगे। यानी अंग्रेजों ने भारत में अपनी उपनिवेश को स्थापित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और फाइनली इन सारी चीजों के कारण कुछ विद्रोह होने लगे, तो विद्रोह हमें पढ़ने होंगे। जनजातियों, किसान आंदोलन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि शोषण किया अंग्रेजों ने किसानों का और जनजातियों का, तो यहाँ पर उनके आंदोलन पढ़ेंगे, अलग अलग आंदोलन पढ़ेंगे, है ना। ये सारे आंदोलन यहाँ पे मुंडा विद्रोह से लेकर, है ना, खासी विद्रोह। यूनिट 9 हमारा जो आखिरी टॉपिक है, ये आधुनिक भारत में हमारे राष्ट्रवाद की बात करता है। अब अंग्रेजों का प्रतिकार हुआ, विरोध हुआ, तो एक राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश में स्टार्ट हो गई और हमारे देश में हमारे देश के प्रति भक्ति भाव आ गया। हम चाहते थे कि अब हमारे देश को आजाद कराना है हमें इन अंग्रेजों की गुलामी से,
और इस दौरान राष्ट्रवाद के रूप में आप देखोगे तो यहाँ पर नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, कांग्रेस की स्थापना हुई और यही कांग्रेस आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र बिंदु बन गई। इसी कांग्रेस के माध्यम से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान हमारे देश के लीडरों ने हमारे देश की आजादी में विशेष योगदान दिया। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। यूनिट हमारी और साथ ही साथ स्वदेशी और स्वराज, स्वदेशी आंदोलन क्या था। ठीक है, गांधी जी की एंट्री होगी हमारे स्वतंत्र संग्राम में और साथ ही साथ और भी बहुत सारे हमारे लीडर हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात आती है वामपंथी राजनीति की। वामपंथी राजनीति क्या होती है, दलित वर्ग क्या होते हैं, है ना, नई शिक्षा नीति क्या है, ये पूरी डिटेल में अपन पढ़ते जाएंगे। और अंत में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारे सेट के सिलेबस का, विद्यार्थी इसमें कई प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं मेरे पास, तो हम इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इतिहास लेखन के बारे में जानेंगे, इतिहास क्यों लिखा गया, इतिहास में कौन कौन से दार्शनिक हुए, इतिहास के कौन कौन महान लेखक हुए, उन्होंने भारतीय इतिहास को किस नजर से देखा है, इतिहास की वस्तुनिष्ठता क्या है, इतिहास की कई प्रकार की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, इतिहास में पूर्वाग्रह क्या होता है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान कौन कौन से हैं, है ना, इतिहास विज्ञान कला है, सामाजिक विज्ञान, कारण कार्य सिद्धांत, तो एक कंप्लीट स्टडी करेंगे यूनिट 10 की भी। तो विद्यार्थियों ये रहा मेरा आज का सिलेबस डिस्कशन इतिहास विषय को लेकर, जो 3 भागों में मैंने बेसिकली डिवाइड किया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और इनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, महान शासकों के बारे में जानने वाले हैं, इन सभी साम्राज्यों की स्थापना किस डेट में हुई और कब हुई, कैसे हुई, इन सारी परिस्थितियों के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं इस पूरे कोर्स को आप सभी बच्चों के लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जो भी विद्यार्थी अपनी सफलता को पहली बार सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मैं एश्योर करता हूं कि आपकी सफलता मेरे साथ सुनिश्चित होगी। भरोसा रखिएगा, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आपकी सहयोग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आखिर में हमारा ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, ये कंप्लीट हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्जन है, आप दे लीजिएगा। चलिए धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।